अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ रोशनी रॉफ एंड वेलकम टू माय चैनल। एक्सरसाइज नंबर 7.2 जो है वो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं और 7.2 में जो मेन टॉपिक है वो परम्यूटेशन का है, जिसको मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। ये वीडियो भी मैं एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ। अगर आप किसी भी वीडियो की रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि मैम ये वाली वीडियो आप अपलोड करें, तो आपको व्हाट्सएप का नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और इस वीडियो में मैं कहीं ना कहीं पर कोशिश करके एडजस्ट कर दूँगी। आप उस नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा कि रिक्वेस्टेड वीडियो की जो फीस है वो आपको 100 रुपीज़ जस्ट पे करने हैं और आप जो भी वीडियो बोलोगे और यानी कि जिस भी एक्सरसाइज से रिलेटेड होगी वो वीडियो वो मैं अपलोड कर दूंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का काम, जो कि है एक्सरसाइज नंबर 7.2। परम्यूटेशन बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत डिफ़िकल्ट लगती है। इसकी बेसिक रीज़न ये है कि आप लोग उसको बहुत डिफ़िकल्ट तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, वरना परम्यूटेशन से ज़्यादा आसान जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि आपका कोई भी दूसरा टॉपिक हो सकता है। सबसे पहले तो ये बात ज़रूरी है कि आपने आज तक जो कुछ भी इससे रिलेटेड पढ़ा है, सीखा है, समझा है, अपने दिमाग से कम्प्लीटली निकाल दीजिए। जब भी मैं कोई न्यू टॉपिक करवाती हूँ स्टूडेंट्स को, मेरी कोशिश होती है कि उस वर्ड का मतलब जो है ना, सबसे पहले मैं वो क्लियर करूँ। अगर परम्यूटेशन का वर्डली मतलब देखा जाए जो कि डिक्शनरी में अवेलेबल है, तो इसका मतलब होता है अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट का बेसिकली मतलब क्या है? मतलब कि कोई सी एक अरेंजमेंट? बिल्कुल भी नहीं। ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स। कोई भी चीज़ है आपके पास, कोई भी नंबर्स हैं आपके पास, उनकी जितनी भी पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकती हैं उसको परम्यूटेशन बोलते हैं। बहुत इजी चीज़ है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये 3 चीज़ें मौजूद हैं, आप इनको किस तरह से अरेंज कर सकते हैं? ये भी हो सकता है कि पॉइंटर पहले पॉइंट पे हो, ये भी हो सकता है कि वो थर्ड जगह पर हो, और ये भी हो सकता है कि वो सेकंड जगह पर हो। इसी तरह पेंसिल मेरी मर्ज़ी है, मैं फर्स्ट जगह पे रख लूँ, सेकंड जगह पे रख लूँ, थर्ड जगह पे रख लूँ। मतलब कि अरेंजमेंट, ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ एनीथिंग इज़ नोन एज परम्यूटेशन। कंफ्यूज आपने बिल्कुल नहीं होना। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैम बुक में जो क्वेश्चंस होते हैं या बुक में जो एग्जांपल्स होती हैं ना, उसके अकॉर्डिंगली भी एक दफ़ा हमें पढ़ा दिया करें ताकि हमें क्लियरली समझ आ सके, क्योंकि बुक में बाज़ दफ़ा एग्जांपल्स डिफरेंट होती हैं और आप डिफरेंट एग्जांपल्स करवाते हैं तो हमें समझ नहीं आता। सो मैं आपको बुक में जो उन्होंने एग्जांपल दी हुई है ना वो भी बता देती हूँ। बुक में उन्होंने आपको 3 अल्फ़ाबेट्स दिए हैं, ए बी एंड सी। आप इसको यही समझ सकते हैं कि आपके पास एक पेंसिल है, एक मार्कर है और एक पेन है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास उन्होंने 3 अल्फ़ाबेट्स दिए हैं, ए बी सी। अब वो पूछ रहे हैं कि आप कितने तरीक़ों से इनको अरेंज कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ए के बाद बी हो और फिर सी, ऐसा ही है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि ए के बाद सी आए और फिर बी आए। इसी तरह बी है अगर, तो बी के बाद सी आएगा और फिर ए। ये भी पॉसिबल है कि मैं पहले ए ले आऊँ और सी को बाद में ले जाऊँ। और अगर सी के साथ अरेंजमेंट देखी जाए तो ये भी हो सकता है ए पहले हो और बी बाद में, या बी पहले आ जाए और ए बाद में आए। सिंपल सी बात है। और एक बात याद रखिएगा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ना थोड़े बहुत, वो मैं आपको अभी करवा रही हूँ। जैसे जैसे क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे मैं आपके कॉन्सेप्ट जो से हैं वो बुनियादी तौर पर बढ़ाती चली जाऊँगी। मैं ऐसा नहीं चाहती कि मैं शुरू में सारा कुछ आपको समझाने बैठ जाऊँ और जब क्वेश्चंस की बारी आए तो आपके दिमाग में खिचड़ी पकी हो। जिस तरह जिस क्वेश्चन में जिस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी मैं उतना कॉन्सेप्ट आपको करवाऊंगी, ताकि ना ही आप कंफ्यूज हों और ना ही आप परेशान हों। अब अगर परम्यूटेशन की बात की जाए, सिंपल सी मैं आपको समझा देती हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूले की ज़रूरत है और वो ये है NPR। पी यहाँ पर परम्यूटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो एन जो है वो आपके पास नंबर्स हैं। एन हमेशा जब भी आपके पास कोई भी चीज़ आ जाती है, कोई भी मैथ्स में क्वेश्चन आ जाता है, एन हमेशा नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो आपने याद रखना है कि एन क्या चीज़ है? आपके पास नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएं तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये देखें, ये क्या है? एन जो है वो डिफरेंट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। और आर क्या होता है? आर होता है उसकी अरेंजमेंट्स, कि आप कितनी दफ़ा किस तरह से उसको अरेंज करना चाहते हैं। कभी भी आपने इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज नहीं होना। बहुत आराम से अपने दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बिठाएं इस वक्त, और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है सिर्फ और सिर्फ ये वाला फॉर्मूला। परम्यूटेशंस को जितना आप खुद कंफ्यूज करते चले जाएंगे, ये क्वेश्चंस उतने ही ज़्यादा मुश्किल होते चले जाएंगे। आराम से समझेंगे और स्टेप वाइज समझेंगे तो आपको आसान लगेंगे। अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 7.2 की तरफ। और अगर 7.2 का पहला क्वेश्चन देखा जाए तो आपके पास है इवेल्युएट द फॉलोइंग, और इसके अंदर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 20p3।
मैं आपको ये बात बताती चलूँ, आपके पास ये जो ऊपर 20 है ये आपके पास n की वैल्यू है, और नीचे ये जो 3 है ये आपके पास r की वैल्यू है। सो ये हो गया NPR। अब इसको इवेल्यूएट करके देख लेते हैं कि किस तरह से इवेल्यूएट किया जाता है। आपको सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करना है। सो मैं यहाँ पर फर्स्ट पार्ट लिख लेती हूँ, जो कि है 20 P एंड 3। जैसे जैसे परम्यूटेशन के जो एडवांस टॉपिक आते जाएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करवाऊंगी तो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी मैं उसी वक्त क्लियर कर दूंगी। अब हम यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको परम्यूटेशन का फॉर्मूला जो आपको अभी अभी मैंने करवाया था वो क्या था, NPR, ठीक है, इज इक्वल्स टू n का फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, इसको अच्छी तरह से याद कर लें। अब आप अच्छे से जानते हैं n की जगह पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 20 का फैक्टोरियल ओवर इस n की जगह फिर से 20 लिखा जाएगा, माइनस r की जगह पे क्या लिखूंगी मैं, 3 लिखूंगी। सो मैं यहाँ पर 3 लिख देती हूँ और बाहर आ गया उसका फैक्टोरियल। 20 को 3 में से जब माइनस किया जाता है तो क्या आता है, 17 आता है। सो ऊपर तो 20 फैक्टोरियल मैं ऐसे ही रहने देती हूँ, 20 माइनस 3 यहाँ पर आ जाएगा 17 का फैक्टोरियल। अब आपको क्लियरली नज़र आ रहा है ओवर में 17 फैक्टोरियल मौजूद है। जिस तरह 7.1 में हम जो अपना फैक्टोरियल था वो एक्सपेंड उस हद तक करते थे जहाँ तक हमारा डिनोमिनेटर के साथ कटिंग हो जाए। सो 20 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 17 और आगे लगा दूंगी मैं फैक्टोरियल, ताकि डिनोमिनेटर में मौजूद 17 फैक्टोरियल के साथ कटिंग करके हम इजीली अपना आंसर निकाल सकें। इन दोनों को हमने आपस में काट दिया। कैलकुलेटर पे 20 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 18 कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6840। क्लियर हो गया। इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया और आप देख सकते हैं कि ये निहायत आसान था। कोई भी स्टूडेंट बिला वजह के कॉन्सेप्ट्स अपने दिमाग में बिठाकर अपने आप को कंफ्यूज नहीं करें। जैसे जैसे एडवांस टॉपिक आते जाएंगे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली आप समझते जाइएगा, ना आपको कोई प्रॉब्लम होगी और ना ही आपको कोई कन्फ्यूजन फेस करनी पड़ेगी। थर्ड पार्ट है हमारे पास 12P5। अगेन NPR का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ अपना फॉर्मूला, NPR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर n की जगह मैं पुट करूँगी 12 तो आ जाएगा 12 फैक्टोरियल, ओवर में आएगा 12 माइनस 5 का फैक्टोरियल। 12 में से जब आप 5 को माइनस कर दोगे आपके पास 7 आ जाएगा। अब आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में क्योंकि 7 मौजूद है इसलिए आप 12 को 7 तक ही सिर्फ एक्सपेंड करोगे, 7 से आगे नहीं लेकर जाओगे। 8 आ जाएगा, उसके बाद 7 फैक्टोरियल। ओवर की बात की जाए तो ओवर में भी 7 फैक्टोरियल मौजूद है। 7 फैक्टोरियल के साथ कटिंग हो जाएगा और बाकी हमारे पास बच गया 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड मल्टीप्लाई बाय 8। जब आप इसको कैलकुलेटर पे लिख के कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9504 एंड 0। ये हो गया आपके थर्ड पार्ट का आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फिफ्थ पार्ट लिख लेते हैं अपना। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 9P8। सेम टू सेम जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं, मैं अब फॉर्मूला नहीं लिख रही, डायरेक्ट कर रही हूँ। होपफुली आपको अब तक समझ आ चुकी होगी। 9 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा क्योंकि हमारे पास जो है n की वैल्यू 9 है। नीचे आ जाएगा 9 माइनस 8 फैक्टोरियल। 9 में से 8 को माइनस कर देंगे आपके पास 1 फैक्टोरियल आ जाएगा और 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1। सो इस वजह से 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 आंसर फिर से 9 फैक्टोरियल आ जाएगा। और 9 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 5 4 3 2 एंड 1। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 36288 एंड 0। ये हो गया आपका फिफ्थ पार्ट का आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 की हम स्टेटमेंट देख लेते हैं जो कि है फाइंड द वैल्यू ऑफ n व्हेन। पहले आपको क्या करना था, परम्यूटेशन की का आंसर निकालना था। अब उन्होंने आपको परम्यूटेशन का आंसर दिया हुआ है और बोला है कि आप यहाँ से n की वैल्यू निकालें। सिंपली आपके पास n का जो परम्यूटेशन का फॉर्मूला है ना वो इस
क्वेश्चन में तीनों पार्ट्स में हमने यूज़ करना है। सो यहाँ पर आ गया है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है NP2 इज इक्वल्स टू 30। अब सिंपली आप अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको सिखाया था परम्यूटेशन का फॉर्मूला। अब परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या है? बिल्कुल n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल। सो मैं यहाँ पर क्या लिखती हूँ? n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल। ये किसका फॉर्मूला है? ये हमारे पास परम्यूटेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी? n फैक्टोरियल सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। r की वैल्यू तो आपके पास है ना, चले पहले r की वैल्यू पुट करते हैं, फिर उससे अगली चीज़ मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर हो जाएगा n-2 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 30 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ज़रा इसको गौर से देखिएगा। n फैक्टोरियल का मतलब मैंने आपको इस लेक्चर जब शुरू किए थे फर्स्ट लेक्चर में समझाया था। n फैक्टोरियल का मतलब होता है n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, और n-1 से अगली वैल्यू क्या आएगी? n-2 आएगी। ऐसा ही है, क्योंकि हम वन वैल्यू कम करते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पर साथ में फैक्टोरियल भी मैं लगा देती हूँ, क्योंकि हम n फैक्टोरियल को ओपन कर रहे थे और हम 1 तक नहीं गए, हमने जस्ट यहाँ पर स्टॉप किया है। इसको स्टॉप करने की रीज़न क्या थी? कि डिनोमिनेटर में n-2 का फैक्टोरियल मौजूद था। सो इसी वजह से कटिंग पॉसिबल करने के लिए हमने n-2 के फैक्टोरियल के ऊपर इसको स्टॉप कर दिया है। अब n-2 से कैंसिल हो जाएगा, इक्वल के दूसरी तरफ हमारे पास 30 है। अब आ गया है हमारे पास n इंटू n-1 इज इक्वल्स टू 30। n-2 के फैक्टोरियल को n-2 के फैक्टोरियल से कटिंग कर दिया और आंसर हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया है। अब अगर देखा जाए तो 30 को हम इस तरह से स्प्लिट अप भी कर सकते हैं, 6 5 30, क्योंकि इस तरफ भी 2 ही वैल्यूज़ हैं तो इस तरफ भी हम 2 वैल्यूज़ बना देते हैं ताकि कंपैरिजन में आसानी हो जाए। अगर आप इस तरफ देखें तो आपके पास है n इंटू n-1। इस तरफ भी कुछ इसी तरह का सीन है कि इधर है 6 और ये है 6-1, ऐसा ही है ना। 5 का मतलब यही है कि 6-1 इज इक्वल्स टू 5। तो अगर हम कंपैरिजन करें बाय कंपेयरिंग, मेरे पास नीचे लाइन मौजूद नहीं है तो आपने लिख लेना बाय कंपेयरिंग n इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, क्योंकि ये n इस n के इक्वल हो गया और ये n-1 इस 6-1 के इक्वल आ गया। सो n की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या निकल आई है? 6 आ गई है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 2, जो थोड़ा सा उन्होंने चेंज करके दिया है लेकिन बहुत आसान है। अगर आप अच्छे से समझेंगे तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। 11pn इज इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9। अब ज़रा इसको गौर से देखिएगा। सबसे पहले तो हम अपना परम्यूटेशन का जो सिंपल सा फॉर्मूला है ना वो लगा लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या होता है? n का फैक्टोरियल, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा 11 का फैक्टोरियल ओवर n-n, मतलब कि 11 माइनस n। यहाँ पर n था, इस वजह से r की जगह पे हमें n नहीं लिखना पड़ा है। कोई इशू नहीं है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ किया है n फैक्टोरियल ओवर n-r का फैक्टोरियल। ये हमारे पास क्या होता है? ये होता है n और ये होता है r। सो मैंने उसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ को पुट कर दिया। फैक्टोरियल एज इट इज़ आ जाएगा। 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 भी मैं एज इट इज़ लिख लेती हूँ। अब मुझे सिंपली क्या करना है? अपना ये जो सा 11 का फैक्टोरियल है ना, ये तो मैं ऐसे ही लिख लूँगी। जो ये वाली वैल्यूज़ हैं इनको मैं इधर ले आती हूँ, क्योंकि ये सिंपल वैल्यूज़ हैं और इसकी यहाँ पर कटिंग करवाना मेरे लिए बहुत आसान होगा। सो इसको मैं नीचे इस तरह से ला कर लिख लेती हूँ। 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल्स टू ये 11 माइनस n का फैक्टोरियल मैं दूसरी तरफ ले जाऊँगी, 11 माइनस n का फैक्टोरियल। वैसे भी आप अच्छे से जानते हैं जो अननोन वैल्यूज़ होती हैं वो इक्वल के एक तरफ कर दी जाती हैं, और जो वैल्यूज सिंप्लीफाई करने के लिए होती हैं या जिनका आंसर हमें पता होता है वो हमें इक्वल के दूसरी तरफ कर लेनी चाहिए। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं? सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो इस 11 के फैक्टोरियल को एक्सपेंड करते हैं। अच्छा, अब एक्सपेंड करने की कंडीशन मैंने आप लोगों को क्या बताई थी कि आपने डिनोमिनेटर में देखना है और ये देखना है कि हम वैल्यूज़ की कटिंग कर पाएँ, ऐसी एक्सपेंशन होनी चाहिए। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 11, 10 और 9 मौजूद है, तो हम ये करते हैं कि अपने इस 11 को एक्सपेंड करते हैं 11, 10, 9 और 8 फैक्टोरियल तक। यहाँ तक एक्सपेंड करने की रीज़न क्या है? इसको एक्सपेंड करने की रीज़न ये है कि डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 11 मौजूद था, कटिंग हो जाएगा, 10 मौजूद था, कटिंग हो जाएगा, 9 मौजूद था, कटिंग हो जाएगा, और आगे 8 फैक्टोरियल जो है वो हमारे पास एज इट इज़ बच जाएगा। अब आ गया हमारे पास कटिंग करने के बाद आंसर 8 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 11 माइनस n का फैक्टोरियल। अगर हम दोनों साइड्स पर कंपेयरिंग करें, आपने यहाँ पर लिख लेना है कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब कंपेयरिंग जाहिर सी बात है, इस
फैक्टोरियल की बुनियाद पर ही हो सकती है। कंपेयरिंग करेंगे फैक्टोरियल आपस में कंपेयर हो जाएगा और वैल्यूज़ इक्वल आ जाएंगी। 8 इज़ इक्वल्स टू 11 माइनस n। अब ये जो n है ये यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर आके प्लस का हो जाएगा। 8 यहाँ पर प्लस का है, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। 11 माइनस 8, आंसर आपके पास n का क्या आ जाएगा 3। उसके बाद रह गया हमारा थर्ड पार्ट जो कि बहुत आसान है। देखने में बहुत से स्टूडेंट्स इसको कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है। n-1p3 इज इक्वल्स टू 9:1। रेशो का मतलब आप बहुत से स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से जानते हैं, इसका मतलब होता है डिवाइड कर देना। तो np4 ओवर n-1p3 इज इक्वल्स टू 9/1। डिवाइड कर दो 9 को 1 से तो वो एज इट इज़ वापस आ जाएगा। तो np4 n-1p3 इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय 1, 9 आ गया। अब इस डिवाइड का मतलब क्या है कि हमने इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। सबसे पहले तो हम अपने फॉर्मूलाज ओपन कर लेते हैं ताकि हमें क्लियरली समझ में आ जाए। np4 का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n का फैक्टोरियल ओवर n-4 का फैक्टोरियल। उसके बाद डिवाइडेड बाय हम इसका फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, डिवाइड का साइन लगा के ये पूरी वैल्यू हम इधर भी देख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा n-1 का फैक्टोरियल ओवर n-1 - 3 का फैक्टोरियल। ये हो गया n-r। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है जो मैंने ऊपर यहाँ पर लिखा था, n फैक्टोरियल ओवर n-r का फैक्टोरियल। ठीक हो गया। इक्वल के दूसरी तरफ हमारे पास क्या है 9 है। अब हमने क्या करना है, कुछ इस तरह से इसको एक्सपेंड करना है कि हम इजीली अपनी कटिंग करवा सकते हैं। यहाँ पर आ गया n-4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 का फैक्टोरियल ओवर n-1 - 3 - 4 का फैक्टोरियल। अगर इस डिवाइड के साइन को मैं मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करती हूँ तो जाहिर सी बात है मेरी वैल्यूज़ जो हैं वो उलट जाएंगी। इस डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो n-4 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा और n-1 फैक्टोरियल जो है वो नीचे आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 9। अब ये n-4 और n-4 तो आपस में बड़े आराम से कट गए, बच गया n फैक्टोरियल ओवर n-1 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 9। n फैक्टोरियल ओवर n-1 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 9। मैंने आपको पहले भी समझाया था n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको क्लियर किया था। n-1 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 9। ये इन दोनों की कटिंग हो गई और आंसर आ गया n इज इक्वल्स टू 9। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। कोई कन्फ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।